गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करना है। चैप्टर 7 डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन सेवरल वेज। देखिए ब्रिटेन की वजह से कैसे हमने सफ़र किया, इंडिया में क्या इम्पैक्ट आया। पहले हम क्या देख रहे थे, इंडिया के जो क्लोथ्स हैं उसका इम्पैक्ट बाहर क्या पड़ा। अब हम देख रहे हैं क्योंकि अब क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स भी वहाँ भी इंडस्ट्रीज़ खुल गई थी, है ना। कॉटन मिल लगी थी, स्टीम इंजन से प्रोडक्शन हो रहा था, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा था। तो उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, अब हमें वो देखना है क्योंकि इंडिया का प्रोडक्ट वहाँ जाना बंद हो गया था। डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया इन सेवरल वेज। फर्स्ट, अब हुआ क्या, वहाँ प्रोडक्ट बन रहा है तो इंडिया में क्या प्रभाव पड़ा। Indian textiles now had to compete with British textiles in the European and American markets. Indian textiles now had to compete with British textiles in the European and American market. अब हुआ क्या, यहाँ का प्रोडक्ट वहाँ नहीं जा रहा था, ठीक है, तो हम सिर्फ यहीं बेच पा रहे थे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट वहाँ बिक ही नहीं रहा है ना, ठीक है। Second, exporting textiles to England also became increasingly difficult since very high duties were imposed on Indian textiles imported into Britain. अब कुछ कुछ क्या होता था, मान लीजिए वहाँ प्रोडक्ट यहाँ का नहीं बिक रहा है, ठीक है, पर फिर भी कुछ लोगों ने डिमांड की कि यहाँ का प्रोडक्ट हमें चाहिए ही। ब्रिटिशर्स ने, मान लीजिए ब्रिटिश के, इंग्लैंड के कुछ लोगों ने डिमांड की कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वहाँ पर तो वो प्रोडक्ट मिल रहा था, उस पर क्या कर दिया था, अब टैक्स रेट बढ़ा दिए थे। टैक्स रेट बढ़ा दिए थे, समझिए पहले 100 का प्रोडक्ट यहाँ से जाता था, 10 रुपीज़ टैक्स लिखता था तो 110 में, अब 100 का प्रोडक्ट यहाँ से जा रहा है, अब 10 रुपीज़ टैक्स नहीं लग रहा है, अब समझिए 60 रुपीज़ टैक्स लग रहा है, तो 160 का बिकता था, जिसकी वजह से ये गुड्स वहाँ पर महंगा हो गया था, ठीक है। तो सबसे पहली बात, भारत का गुड्स वहाँ बाहर नहीं जा पा रहा था, कारण नंबर 1। दूसरी बात, अगर जो कुछ गुड्स जा रहा था तो उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से ये गुड्स उन्हें काफ़ी महंगा पड़ रहा था। बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउटस्टेड। अब देखिए हमारा गुड्स ना सिर्फ जैसे इंग्लैंड में नहीं जाता था, ब्रिटेन में जाता था, अफ्रीका में जाता था, मिडिल ईस्ट जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउटस्टेड इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट इन अफ्रीका। इस लाइन का मीनिंग क्या है, बहुत अच्छा मीनिंग लिखा है इसमें कि आउटस्टेड, आउटस्टेड मतलब होता है बाहर निकाल देना, मतलब हटा देना। कैसे, इंडियन गुड्स जो थे, अब पहले इंडिया का गुड्स अफ्रीका में जाता था, अमेरिका में जाता था, यूरोप में, तो अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप में बहुत पहले से गुड्स जा रहा था, एक बहुत पुराना मार्केट था ये विदेश इंडिया वालों के लिए। अब लिखा है ना ट्रेडिशनल मार्केट, इस ट्रेडिशनल मार्केट से भारत को बाहर निकाल दिया गया। कैसे बाहर निकाला गया, वहाँ पे ये गुड्स बैन हो गए, वहाँ पे इन गुड्स पर ड्यूटी ज़्यादा बढ़ा दी गई, टैक्स बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट वहाँ पर महंगा हो गया, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पे इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउटस्टेड, मतलब बाहर निकाल देना इंडियन गुड्स। कहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, जो बहुत पुराना मार्केट था इंडिया का, बहुत पुराने समय से इंडिया जिस मार्केट पे राज कर रहा था उसे बाहर कर दिया, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बंगाल वीवर्स वर द वर्स्ट हिट, इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स एंड देयर एजेंट्स नो लॉन्गर। आगे मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है कि थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स, क्योंकि अब देखिए गुड्स बिक तो नहीं रहा, अब बिकेगा नहीं तो फिर बनेगा भी क्यों, बनेगा नहीं तो जो लोग इसको बना रहे थे वो बना ही नहीं रहे थे गुड्स, ठीक है। जो पहले बना रहे थे क्योंकि गुड्स बिक रहा था, नहीं बना रहे तो वो बेरोजगार हो गए, उनके पास काम नहीं था, क्योंकि गुड्स बिकेगा ही नहीं तो खुद ही बना के तो इतने सारे पहनेंगे नहीं कपड़े, बाहर बिक ही नहीं रहा है, तो इन लोगों ने फिर बनाना ही बंद कर दिया। न बनाने की वजह से ब्रिटिशर्स यहाँ से गुड्स ले ही नहीं जाते थे, क्योंकि पता है कि महंगा बिकेगा उधर, क्या मतलब ले जाके इधर से, तो यहाँ पर गुड्स ही नहीं बिक रहा था। तो जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज स्टॉप बाइंग इंडियन गुड्स, और जो एजेंट्स थे उन्होंने भी, एजेंट्स मतलब जो दलाली करते हैं कि यहाँ से गुड्स लेके वहाँ बिकवाएंगे तो उन्हें कमीशन मिलती थी। और एजेंट्स क्या करते थे, जैसे अब क्लोथ इंडिया का बहुत ज़्यादा बिकता था तो एडवांसेस दे देते थे इंडियन सप्लायर्स को कि हमारा स्टॉक बुक कर देना। अब बाद में क्या हुआ, इन्होंने एडवांसेस भी देना, लिखा है नो लॉन्गर गिव आउट, नेक्स्ट पेज में एडवांसेस देना बंद कर दिया था, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए थे। थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जो लोग सप्लायर थे वो लोग, कुछ लोग ऊब से गए थे, मतलब गुस्सा हो गए थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया। डिस्ट्रेस्ड वीवर्स रोट पिटिशन टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम, कि उनकी हेल्प की जाए, ठीक है। गवर्नमेंट को बोला कि अब कैसे न कैसे करके आप हमें बचाओ, क्योंकि वहाँ तो गुड्स जा नहीं रहा है, यहाँ भी अब हो क्या गए, वहाँ गुड्स जा नहीं रहा है, तो यहाँ के बहुत सारे लोग, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि यहाँ पर ऐसा लिखा था कि बहुत सारे
हैंडलूम, वीविंग एंड द ऑक्यूपेशंस एसोसिएटेड विथ इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। बहुत सारे मिलियंस ऑफ इंडियंस इस पर टिके थे। अब वो काम ख़त्म नहीं हो गया क्योंकि इंडिया में तो बिक ही रहा था, पर उससे क्या हो गया कि कम हो गया व्यापार। बट वर्स वॉज स्टिल टू कम। पर इससे भी बुरी बात अभी होना बाकी थी, इससे भी मतलब गंदा होना, अभी बुरी सिचुएशन होना बाकी था। देखिए 1830 तक तो सब कुछ सही था, 1830 तक सब कुछ सही था, मतलब 1830 तक तो हम बाहर नहीं बेच पा रहे थे, लेकिन इंडिया के गुड्स इंडिया में बेच पा रहे थे। बाई द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लोथ्स फ्लडेड इंडियन मार्केट्स। अब क्या हुआ, 1830 तक ऐसा था कि हमने अभी स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि भारत के गुड्स बाहर नहीं जा रहे हैं, तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम इंडिया जो इंडियंस हैं भारत के गुड्स भारत में ही बना के बेच रहे थे, ठीक है, दूसरे लोगों को। बाद में क्या हुआ, बाई दी 1830 से क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स बाहर गुड्स बना रहे थे ना, अब उन लोगों ने क्या किया, इंडिया में बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे समझो इंडिया में कोई मोबाइल फ़ोन बनाए और बाहर चाइना में भी बन रहा है, तो हमने चाइना से लेना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अच्छा फ़ोन है और सस्ते रेट में मिल रहा है, तो उससे फिर फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ के जो बिज़नेसमैन हैं उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, हम तो चाइना का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ का बिज़नेसमैन सफ़र तो करेगा ना। बाई दी 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट्स, पूरा एकदम बाढ़ की तरह बहुत भारी मात्रा में भारत में आ गया। इनफैक्ट बाई दी 1880s 2/3 ऑफ ऑल कॉटन क्लोथ्स वॉर्न बाय इंडियंस वर मेड आउट ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। कितना वास्ट है, मतलब आधे से भी ज़्यादा 2/3 क्लोथ्स जो भी इंडियंस पहन रहे थे उसमें से 2/3 क्लोथ्स कौन से थे, ब्रिटेन के क्लोथ्स थे जो ब्रिटिशर्स से आ रहे थे। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर्स बट ऑल्सो स्पिनर्स, तो जो वीविंग के काम में इन्वॉल्व थे उनको भी काफ़ी अच्छा खासा, मतलब उनका देख सकते हैं कि उनका काम उनसे छिन गया। क्यों? क्योंकि अब इतने सारे लोग, जो लोग पहले पूरा इंडिया का पहनते थे कपड़ा और यही कपड़ा बाहर भी जाता था, अब हो क्या रहा है, कपड़ा हम बाहर तो नहीं बेच पा रहे, इंडिया में ही बेच रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। फिर भारत में तो क्या ब्रिटिश का प्रोडक्ट आने लगा, तो ब्रिटिश का प्रोडक्ट आने लगा तो हम भारत में भी पूरी तरीके से अपने ही प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे, जिसकी वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट होगा। Thousands of rural women who made a living by spinning cotton thread was rendered jobless. जॉब हट गया। तो पहले हमने फॉरेन मार्केट खो दिया, फिर हमने इंडियन मार्केट खो दिया, ठीक है। पर फिर भी एक होप था। अब वो क्या होप था, एक आशा की किरण थी। क्या थी? हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया। दिस वॉज बिकॉज सम टाइप ऑफ क्लोथ्स कुड नॉट बी सप्लाइड बाई मशीन्स। हाउ कुड मशीन प्रोड्यूस साड़ीज विथ इंट्रिकेट बॉर्डर्स और क्लोथ्स विथ ट्रेडिशनल वुवन पैटर्न्स। अब देखिए होता क्या है कि मशीन को हमने बोला, मतलब मशीन से हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मशीन ऐसा नहीं करेगी, एक साड़ी को रेड बनाएगी, एक को येलो बनाएगी, एक में फूल डालेगी, एक में नहीं डालेगी, ठीक है। तो मशीन से तो एक ही टाइप का गुड्स प्रोड्यूस होगा ना। हमने मशीन में जैसे रोटी वाली मशीन होती है, तो ऐसा थोड़ी नहीं हमने उसमें आटा डाल दिया तो एक रोटी निकला, एक भटूरा निकला, एक पूड़ी निकली, एक पकवान, सारी की सारी एक साइज़ की रोटी निकलेगी। तो मशीन ना कस्टमाइज गुड्स नहीं बनवाती थी। कस्टमाइज गुड्स मतलब किसी पर्सन को रेड साड़ी चाहिए, किसी पर्सन को रेड साड़ी में फुल चाहिए, जैसे बनारसी साड़ी, ठीक है। तो अब ऐसे गुड्स कौन बनाए? ऐसे गुड्स इंडिया बनाता था, ठीक है। मतलब जो हाथ से बारीकी वाली कारीगरी होती है ना, लिखा है साड़ीज़ विद इंट्रिकेट बॉर्डर्स। इंट्रिकेट बॉर्डर्स मतलब टफ एकदम डिज़ाइन होती है ना, वो मशीन नहीं बनाती थी, क्योंकि मशीन वो गुड्स बनाती थी जो ज़्यादातर बिकता है। और ऐसे नहीं मशीन को बोले कि चलो ये नहीं ये बना, तो मशीन वैसा करेगा, ठीक है। तो मशीन एक ही टाइप के गुड्स बनाती थी। तो जो जो एकदम टफ वाले गुड्स रहते थे ना, कस्टमाइज, हर पर्सन को अलग अलग तरीके का कपड़ा चाहिए अपने हिसाब से, तो क्या होता था कि वो वैसे कपड़े कौन बनाते थे? इंडियंस बनाते थे, हैं। इंडियन के जो ये वीवर्स थे वो बनाते थे ट्रेडिशनल वुवन पैटर्न्स। दिस हैड अ वाइड डिमांड नॉट ओनली अमंग्स द रिच बट ऑल्सो अमंग्स द मिडिल क्लासेस। मतलब ये जो बॉर्डर्स वाली साड़ी थी ना, बॉर्डर्स वाली, ये सिर्फ रिच नहीं पहनते थे, एक मिडिल क्लास फैमिली भी इसे एफर्ट करती थी और काफ़ी अच्छी डिमांड थी इसकी, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी साड़ीज़ थी जो मशीन से बनाई नहीं जा सकती थी। Nor did the textile manufacturers in Britain produce the very coarse clothes used by poor people in India. अब जो ब्रिटिश में गुड्स बनते थे वो ऐसे गुड्स बनते थे जो बहुत एक वास्ट मैनर में लोग, मतलब जो बहुत ज़्यादा लोग जिसको पसंद करते थे ना, 80-90% जो लोग पहनते थे वैसे गुड्स बनते थे। तो लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसे गुड्स नहीं बनाता था, जैसे मैंने साड़ी का एक एग्जांपल दिया, एक ये। दूसरा, अब देखा जाए तो कंट्री में हर एक स्ट्रेटा के लोग रहते हैं, हर एक कैटेगरी के। तो जो पुअर पीपल्स थे, जो एकदम इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स पहनते हैं, ठीक है, कपड़े तो पहनते ही है ना वो भी, तो उनके लिए गुड्स ब्रिटिशर्स प्रोड्यूस नहीं करता था, तो उनको भी गुड्स इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो प्रोड्यूस करती थी। मतलब जो वीवर्स थे इंडिया के, वो इन्फीरियर गुड्स भी बनाते थे पुअर्स के लिए, ठीक है, एकदम चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट। और जो साड़ीज़ थी जिसकी डिज़ाइंस काफ़ी टफ थी, वैसी साड़ीज़ भी इंडिया के जो वीवर्स है वो बनाते थे।
नेक्स्ट पेज, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ शोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मदुरा इन साउथ इंडिया। एक आपने देखा होगा शोलापुर की चादरें आती हैं, टॉवेल आते हैं, वो शोलापुर। यू मस्ट हर्ड आउट ऑफ शोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मदुरा इन साउथ इंडिया, ठीक है। तो ये यहाँ के प्रोडक्ट थे, कहाँ के, इंडिया के। दीज टाउन्स इमर्ज्ड एज इंपॉर्टेंट न्यू सेंटर्स ऑफ वीविंग इन दी लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी मतलब 19वीं सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी का मीनिंग ये है कि 1801 से 1900 तक। अभी 1900 पूरा आया नहीं है ना। लेट 19th का मतलब ये कह सकते हैं 1900 साल आने ही वाला था, ठीक है। दिस टाउन्स इमर्ज एज इंपॉर्टेंट न्यू सेंटर्स ऑफ विविंग इन दी लेट 9th सेंचुरी। ये जो वेस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया, ये उभर के आए थे टाउन्स। कैसे उभर के आए थे, मतलब ये भी ऐसी जगह थी जहाँ पर क्या हो रहा था, इन सब चीज़ों का शोलापुर और मदुरा, ये जो गुड्स हैं इनका प्रोडक्शन हो रहा था इन दो टाउन्स में। तो ये भी एक हाईलाइट हो रहे थे कि हाँ यहाँ पे भी एक प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। Later during the national movement, Mahatma Gandhi urged people to boycott imported textile and use hand-spun and hand-woven clothes। अब बाद में महात्मा गांधी जी आए, तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि जो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट है उन्हें बॉयकॉट करो। जैसे अभी हम कहते हैं ना कि चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो, नहीं तो क्या होता है, चाइना हमसे ही पैसा लेता है, हम ही पर फिर वार करता है। वैसे ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो, मत खरीदो, और भारत के प्रोडक्ट खरीदो, खादी के गुड्स। लिखा है हैंड स्पन एंड हैंड वुवन क्लोथ्स। खादी ग्रेजुअली बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। उस दौरान क्या हुआ था, खादी जो है एक राष्ट्रीय सिंबल बन चुका था नेशनलिज्म का, खादी क्लोथ्स, ठीक है। और चरखा क्या है, चरखा केम टू रिप्रेजेंट इंडिया। चरखा जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। आपने देखा होगा चरखे का साइन जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके बीचों बीच वाइट कलर में एक चक्र बना हुआ है, ठीक है। एंड इट वॉज पुट एट द सेंटर ऑफ ट्राई कलर फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड इन 1931। तो जो चरखा है उसको फ्लैग पर लगाने का कब निर्णय लिया गया, इन 1931 में, ठीक है। जो ट्राई कलर हमारा फ्लैग है, तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। द चरखा बिकेम टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड वॉज पुट एट द सेंटर ऑफ ट्राई कलर फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड इन 1931। वॉट हैपन टू द वीवर्स एंड स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। अब बहुत सारे लोग खो चुके थे जॉब। क्यों खो चुके थे, क्योंकि फॉरेन में हमारा गुड्स नहीं जा रहा था। कुछ लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि कपड़ा इतना बन ही नहीं रहा था। फिर ब्रिटिशर्स ने यहाँ बेचना शुरू किया, उसकी वजह से क्या हुआ, और कम कपड़ा बनना स्टार्ट हुआ, मतलब कपड़ा और कम बन रहा था, जिसकी वजह से और लोग बेरोजगार हो गए। अब ये लोग करें क्या, ऐसा नहीं हो सकता ना 2-3 महीने भाई कमा नहीं रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो खाना भी बंद कर दें। खाना तो पड़ेगा ही, खर्चे तो चालू हैं पर इनकम बंद हो चुकी है। तो लोगों ने क्या किया, मैनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चर लेबर्स। बहुत सारे लोग खेती ऑप्ट कर लिया। खेती कैसे, अपने ही खेत पर खेती करने लगे, उनके पास होगा, नहीं तो क्या किया, अपना खेत नहीं था तो दूसरों के, जिनके पास बड़े खेत हैं उनके खेतों पर जाकर खेती करना स्टार्ट की। सम माइग्रेटेड टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। कुछ लोग गांव छोड़कर सिटी में चले गए। किस वर्क के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, या ऐसा कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर वर्क के लिए, या दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस कामों के लिए शहर चले गए, ठीक है। एंड येट अदर्स वेंट आउट ऑफ द कंट्री टू वर्क इन प्लांटेशन इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। और कुछ लोग गए नहीं, इन्हें ले जाया गया। कौन, ब्रिटिशर्स इन्हें ले गए अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। किस लिए, टी और कॉफ़ी रहती है ना उसकी खेती के लिए बाहर लेकर के। सम ऑफ दिस हैंडलूम वीवर्स ऑल्सो फाउंड वर्क इन न्यू कॉटन मिल्स। अब जो ये कॉटन मिल्स है ना सिर्फ भारत में ही नहीं थी, मतलब भारत में तो थी, उधर पे सिर्फ उधर पे ही नहीं थी, क्या कहते हैं ब्रिटिश में, ब्रिटिशर सिर्फ ब्रिटिश में ही नहीं थी, देखा जाए तो भारत में भी ये कॉटन टेक्सटाइल्स खुल रही थी, ठीक है। धीरे धीरे हम उन्हें देख के हम भी डेवलप कर रहे थे। तो कुछ कुछ जो कॉटन टेक्सटाइल्स खुली तो जो माइग्रेट लेबर्स हैं वो माइग्रेट करके कहाँ चले गए, शहरों में चले गए कॉटन मिल्स में काम करने के लिए। क्योंकि अब क्या है कि हाथ से बना हुआ गुड्स उनका बिक नहीं रहा था। क्यों नहीं बिक रहा था, क्योंकि डिमांड ही कम थी, भारत के गुड्स की डिमांड कम थी, ब्रिटिशर्स के गुड्स ज़्यादा यूज़ किए जा रहे थे ना। तो जो लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने मिल वगैरह जो कॉटन मिल रहती है वो इस्टेब्लिश कर ली। लिखा है यहाँ पे, सम ऑफ दिस हैंडलूम वीवर्स ऑल्सो फाउंड वर्क इन न्यू कॉटन मिल्स दैट वर इस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे, जो अब मुंबई है, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर। तो सिर्फ ब्रिटिश में ही नहीं, भारत में भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, तो वहाँ पर उन्हें काम मिल गया। थैंक यू। पार्ट 4 इज़ ओवर, पार्ट 5 हम कल पढ़ेंगे।